हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी सिम्पैथोमाइमेटिक एंड सिम्पैथोलिटिक की मार्किंग। ठीक है, हम लोग एएनएस की पहले दो चैप्टर्स की हैं, पहले दो टॉपिक्स की ऑलरेडी मार्किंग जो है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास मिनी कैटजन का चैप्टर 9 और 10 बनता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको बहुत अच्छे से जो है वो देख लेना है। सिम्पैथोमाइमेटिक और सिम्पैथोलिटिक्स कवर करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो उसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में आपने सिम्पैथोमाइमेटिक को देख लेना है डिफरेंट तरीक़ों से कि उसके रिसेप्टर के अकॉर्डिंग क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, ये वाली सारी चीज़ें। उसके अलावा सिम्पैथोलिटिक्स पे आ जाते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर्स कौन से हैं, बीटा ब्लॉकर्स कौन से हैं, अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव कौन से हैं, अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव कौन से हैं, बीटा 1 बीटा 2। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास अल्फ़ा बीटा मिक्स जो है वो कौन से हैं, पार्शियल एगोनिस्ट कौन से हैं। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारे जो आपके पास क्लासिफिकेशन है, इन शॉर्ट आपने इसको अच्छे से जो है वो कवर कर लेना है। फिर हम लोग चैप्टर 9 की तरफ आते हैं। चैप्टर 9 में आपने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड देनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये डोपामीन का एक यूक्यू बनता होता है कि डोपामीन जो है वो कैसे एक्ट करता है, उसका डोज डिपेंडेंट इफेक्ट बताएं। ठीक है, कि वो अपनी नॉर्मल डोज पे कैसे एक्ट करता है, डोपामीन रिसेप्टर्स पे, इंटरमीडिएट डोज पे बीटा रिसेप्टर्स पे, और हाई डोज के ऊपर जो है वो अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। ठीक हो गया। फिर आपने इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेना है। हाई यील्ड टर्म्स आपने लाजमी कवर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर ये जो टेबल बना हुआ है, ये ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 6 में जो टेबल करके आए हैं उसमें कवर कर चुके हैं, पर ये आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि रिवीजन हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। आपने इसकी फार्माकोकाइनेटिक रीड दे लेनी है एक दफ़ा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है कि अल्फा रिसेप्टर कैसे एक्ट करते हैं, बीटा कैसे करते हैं, डोपामीन रिसेप्टर्स कैसे एक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसी टेबल में चैप्टर 6 में कवर कर चुके हैं। दैट इज़ वाई दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसको वहीं पे बहुत अच्छे से जो है वो कवर कर लेना है। ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स पे आते हैं। आपने इन सब के ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स देखने हैं। यहाँ पे जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ ऑफ क्लोनिडीन। ठीक है, आपने क्लोनिडीन को देख लेना है क्योंकि क्लोनिडीन का जो इफेक्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इवन तो ये पैरासिम्पैथोमिमेटिक है लेकिन ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो को जो है वो कम कर देता है। तो आपने देख लेना है कि ये कैसे एक्ट करता है। और दूसरी चीज़ आपने ये देख लेनी है कि इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या क्या है, कि इसको हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, डायबिटिक डायरिया में यूज़ करते हैं, ADHD में यूज़ करते हैं, और ओपियोइड विड्रॉल के अंदर के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, या फिर टोबैको स्मोकिंग या बेंजोडाइज़ेपिन के जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उसमें हम लोग क्लोनिडीन को जो है वो यूज़ करते हैं एज अ ट्रीटमेंट चॉइस। ठीक हो गया। उसके बाद आई में इसके इफेक्ट्स देख लिए, ब्रोंका में, ये सारे आपने इफेक्ट्स देख लेने हैं। जो वेस्कुलर सिस्टम पे इसके इफेक्ट्स हैं, अल्फ़ा 1 का अलहदा, अल्फ़ा 2 का अलहदा, बीटा एगोनिस्ट का अलहदा और डोपामिन का अलहदा, ये सारे जो हैं ये हमारे पास आपने अच्छे से करने हैं क्योंकि ये यूक्यू आया हुआ है एज अ होल जो क्वेश्चन है वो। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग इधर। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे बायोफिजिक इफेक्ट लिखा हुआ है एपिनेफ्रीन का, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो ये आपने अच्छे से जो है वो कवर कर लेना है। बायोफिजिक इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रीन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। बायोफिजिक इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रीन ऑन हार्ट, यहाँ से आपने देख लेना है। ठीक है, यहाँ ब्लड वेजल आपने यहाँ से देख लेना है। बायोफिजिक इफेक्ट जो है इसका ब्लड वेजल्स के ऊपर आगे भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 के अंदर एज अ वेजो रिवर्सल फिनोमिना ऑफ डेल के अंदर। ठीक हो गया, तो आपने इसको यहाँ से तो कवर कर ही लेना है। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे आप इधर आएंगे तो एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि जो डोपामीन है उसको हम लोग कार्डियोजेनिक शॉक में या सेप्टिक शॉक में ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉरएपिनेफ्रीन। ठीक है, तो आपने उसके बारे में, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, आपने इसको लाजमी कवर कर लेना है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपने इसके क्लिनिकल यूजेस देख लेने हैं। क्लिनिकल यूजेस अक्सर वाइवा क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और MCQ SCQ के लिहाज से तो हर क्लिनिकल यूज़ इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है, तो आपने ये सारा जो है वो अच्छे से रीड दे लेना है। ठीक हो गया। जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि हमारे पास कैसे कोई भी ड्रग जो है वो किसी चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही है तो वो क्या करेगी। ठीक है, तो आपने इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है, हर चीज़ को कंसेप्चुअली पिक करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके MCQs। आपने इसके MCQs को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, MCQs कवर करने के बाद आगे आ जाते हैं हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 है। अगर चैप्टर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 में भी सबसे पहले जो है वो आपने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन में एक तो क्लासिफिकेशन का मैंने आपको पेज दिखाया ना, आपने वो देख लिया है। दूसरा हमारे पास अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर्स की ना थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन है। थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन में जैसे कि ये है, ये हमारे पास अल्फ़ा ब्लॉकर्स की क्लासिफिकेशन है थेराप्यूटिक। ठीक है, कुछ थेराप्यूटिक पॉइंट्स नहीं लिखे हुए थे जो कि रीड करने के बाद मैंने खुद यहाँ पर ऐड किए हैं, तो आपने इस तरह रीड करके अपनी थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। सेम गोज़ फॉर बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में भी कुछ पॉइंट्स नहीं लिखे होते हैं तो आपने उसको जो है वो पिक कर लेना है। पेपर के अंदर ये इतना ज़्यादा
आपको फ़ायदा देता है। जब हमें पेपर में ये क्वेश्चन आया था तो हमारे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा था सिवाय इन बॉक्सेस के, हमें कोई ड्रग नहीं भूल रहा था, कोई पॉइंट नहीं भूल रहा था। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप कुछ चीज़ों को इस तरह याद कर लें तो आपने इस चीज़ को ऐसे जो है वो कवर कर लेना है। फिर हम लोग एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स के ऊपर आते हैं। एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स में आपने इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से जो है वो रीड दे के अपने अकॉर्डिंगली पॉइंट्स जो है उनको पिकअप कर लेना है। आपने इसकी हाई हील टर्म्स देख लेनी है। एपिनेफ्रीन रिवर्सल क्या होता है ये लाजमी देख लेना है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या होती है, फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके क्लिनिकल यूजेस आते हैं। क्लिनिकल यूजेस में जैसे कि अभी तो थेरेप्यूटिक यूजेस हमने देखे ना कि हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर्स के अंदर क्या है कि हमारे पास, मैंने आपको भी थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन दिखाई ना, तो थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किया हुआ है कि हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा है, उसमें फिनॉक्सीबेंजामीन तो यूज़ हो ही रही है, पर किस फेज़ में यूज़ हो रही है, प्रिपरेटरी फेज़ ऑफ सर्जरी में यूज़ हो रही है। और हमारे पास ड्यूरिंग सर्जरी कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, फेंटोलामीन यूज़ करते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो कि यहाँ पर नहीं दी हुई थी, ये मैंने खुद ऐड की हैं। मेस्टोसाइटोसिस के अंदर कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, रीबाउंड हाइपरटेंशन ड्यू टू क्लोनिडीन विड्रॉल में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं और आपने इनको यहाँ से पिक कर लेना है, क्योंकि इनसे बहुत अच्छा जो है वो आपका इमेज पड़ता है किसी भी एग्जामिनर के ऊपर, जब वो वाइवा क्वेश्चन भी सुन रहा होता है और एससीक्यू में तो आपका फिर नंबर तो आने बनते ही हैं। फिर उसके बाद इसकी टॉक्सिसिटी है। अल्फा ब्लॉकर्स में बस आपको 2 टॉक्सिसिटीज़ आती होनी चाहिए, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन और मार्क रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। आप ये 2 सुना देंगे, एग्जामिनर विल बी मोर देन हैप्पी। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाएगा। बस ये 2 आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आप पूरी फार्मा भूल जाएं पर आपको अल्फा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी आती होनी चाहिए। फिर बीटा ब्लॉकर्स पे आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स की आपने क्लासिफिकेशन करनी है, उसकी आपने अल्फा बीटा 1 सेलेक्टिव, बीटा 2 सेलेक्टिव, बीटा नॉन सेलेक्टिव, अल्फा बीटा, पार्शियल बीटा एगोनिस्ट, ये वाली चीज़ें, और फिर उसकी थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन ये आपने जो है वो देख लेनी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसकी रिसेप्टर सिलेक्टिविटी की बेसिस के ऊपर ये जो हमारे पास डिफरेंट इसके टाइप्स हुई हुई हैं इसकी, असल में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूक्यू है, आपने इसको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखें इन्वर्स एगोनिस्ट का एग्जांपल दिए हुए हैं, मीटोप्रोलोल और बिटैक्सोलोल। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा बीटा ब्लॉकर जो है वो इन्वर्स एगोनिस्ट है। सिर्फ ये 2 जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो इन्वर्स एगोनिस्ट हैं, तो आपको ये वाली चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से इसके इफेक्ट्स एंड क्लिनिकल यूजेज हैं वो देख लेने हैं, इसकी टॉक्सिसिटी देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा करने से पहले मैं हाँ, ग्लोकोमा से पहले ना यहाँ पर जो पॉइंट हम लोगों ने स्किप किया है दैट इज़ लेक्चर नोट्स। लेक्चर नोट्स में जो है वो हर चीज़ को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। ठीक है, कि हमारे पास कौन से टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, उनकी क्या हाफ लाइफ थी किसी ड्रग की, एंड ये वाली सारी चीज़ें। फिर इसके क्लिनिकल यूजेस हैं। यहाँ पे मैं फियोक्रोमोसाइटोमा को एक्सप्लेन किया कि फियोक्रोमोसाइटोमा होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी वजह से एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, उसमें हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स कौन से यूज़ करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं, बीपीएच में यूज़ करते हैं। देयर वी गो, अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, एससीक्यू हर लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीएच के अंदर टेम्सिलोसिन ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पैराज़ोसिन। ठीक है, तो उसका आपको आंसर पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारे पास टेम्सिलोसिन होता है ना, हमारे पास अल्फा 1 फर्दर 3 रिसेप्टर्स में तीन रिसेप्टर्स में डिवाइडेड होता है। अल्फा 1A, अल्फा 1B एंड अल्फा 1D। जो हमारे पास अल्फा 1A और अल्फा 1D होता है ना, वो प्रोस्टेट पे होते हैं, और जो अल्फा 1B होता है वो ब्लड वेसल पे होता है। जो हमारे पास पैराज़ोसिन होता है ना, वो हमारे पास अल्फा 1B, A और D तीनों के लिए नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी कि तीनों पे जाके एक्ट करता है। लेकिन जो टेम्सिलोसिन है ना, वो स्पेसिफिकली जाके अल्फा 1A और अल्फा 1D को एक्ट करता है, जो कि प्रोस्टेट पे पड़े हुए होते हैं। दिस इज़ द रीज़न। तो बीपीएच के अंदर जो है वो हम लोग टेम्सिलोसिन प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो फिर जाके अल्फा 1B के ऊपर एक्ट नहीं करेगा। जब वो अल्फा 1B के ऊपर एक्ट नहीं करेगा तो पोस्चरल हाइपोटेंशन कम होगी। ठीक हो गया। उसके बाद रेनॉल्ड्स डिजीज़, ये सारे डिजीज़ के नाम लिखे हैं जो हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स में, जिनके अंदर हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं। फिर एडवर्स इफेक्ट आपने देख लिया, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, सिनकपी, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये वाली सारी चीज़ें। फिर आ जाते हैं ये वाली चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, बायोफिजिक रिस्पॉन्स ऑफ एपिनेफ्रीन। बायोफिजिक रिस्पॉन्स ऑफ एपिनेफ्रीन हम लोग इसलिए कर रहे हैं, ब्लड वेजल्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर पीछे देख लिया था, अब ब्लड वेजल के ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको बायोफिजिक रिस्पॉन्स का
कॉन्सेप्ट होगा तो ही आप जो है वो वेजो रिवर्सिबल फिनोमिना ऑफ डेल को जो है वो कर पाएंगे। वेजो रिवर्सिबल फिनोमिना ऑफ डेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ वाइवा क्वेश्चन, एज एन एससीक्यू, आपको ये अच्छे से आता होना चाहिए। उसके अलावा एक और पॉइंट है दैट इज़ फ्लोपी आइरिस सिंड्रोम। ये लिपिन में लिखा हुआ था, ये मैंने वहाँ से उठाया है कि ये जो होता है ये असल में अल्फा ब्लॉकों की टॉक्सिसिटी होती है। ठीक हो गया, आपने इसको भी जो है वो एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं। अगर बीटा ब्लॉकर्स की तरफ आएँ तो बीटा ब्लॉकर्स में भी सेम वही है कि इसके सिस्टेमिक इफेक्ट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि हाँ प्रोपेनोलोल को एंटी हाइपरटेंसिव में कैसे यूज़ करते हैं, उसका कैसे यूज़ होता है, क्योंकि ये यूक्यू आपको याद होना चाहिए। एंजाइना में अक्सर पूछ लेते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, किस वजह से यूज़ करते हैं, और वेजोस्पेस्टिक एंजाइना में आप बीटा ब्लॉकर्स को क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ये हम लोग आगे सीवीएस में भी देखेंगे। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एंजाइना की बात कर रहे हैं तो वो चीज़। फिर बीटा ब्लॉकर्स कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अस्थमा सीओपीडी के पेशेंट्स में, ठीक है, क्या क्या कहाँ पे इसको किस किस तरह यूज़ करते हैं, ये सारी आपने चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद ये ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट है जो कि अभी हम लोग आगे देखते हैं। भी यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स दोबारा बताए हुए हैं, इसमें प्रॉपर्ली डिजीजेस बताए हुए हैं कि हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में, एंजाइना में। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। ये वाले सारे पॉइंट्स आ गए। कार्डियक अरिथमियाज में यूज़ करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में यूज़ करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपने इन सबको जो है वो कवर कर लेना है। एक और इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन इज कि सीएचएफ के अंदर हम लोग बीटा ब्लॉकर्स को क्यों यूज़ करते हैं और कौन से ऐसे बीटा ब्लॉकर्स हैं जिनको यूज़ करते हैं। तो 3 बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि हैं मीटोप्रोलोल, बीजोप्रोलोल और कार्विडोलोल। इनको हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये कार्डियक रिमोडलिंग को प्रिवेंट करते हैं, और दूसरा ये हमारे पास फ्री रेडिकल्स के एवेंजर्स होते हैं। तो इस वजह से हम लोग बीटा ब्लॉकर्स को सीएचएफ के पेशेंट में जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बाकी भी ये हमारे पास इसी तरह जो है वो इसके यूजेस बताए हुए हैं। ठीक है, फिर एडवर्स इफेक्ट बताए हुए हैं। बाकी आगे कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हाँ, एक और चीज़ वो ये है कि जो बीटा ब्लॉकर का एंटागोनिस्ट होता है दैट इज़ ग्लूकागोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है और अक्सर वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, तो आपने इसको भी जो है वो एक दफ़ा देख लेना है। फिर आते हैं ग्लोकोमा के लिए। ग्लोकोमा के लिए आप ये वाला टेबल भी कर सकते हैं। उसके अलावा ग्लोकोमा में मैंने इसको कैसे पढ़ा था, सबसे पहले ग्लोकोमा की मैंने डेफिनेशन की थी, उसके बाद मैंने इसके रिस्क फैक्टर्स देखे थे। नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर ग्लोकोमा में कौन सा होता है, हाइपोटोनी में कौन सा होता है, इटियोलॉजी क्या होती है कि क्या कॉज होता है ग्लोकोमा का, वो वाली चीज़ें देख ली। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन देखी कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, कंजेनिटल होता है, एक्वायर्ड होता है। फिर हमारे पास जो एक्वायर्ड होता है फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी में और प्राइमरी ओपन एंड क्लोज में। एब्सोल्यूट ग्लोकोमा क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं ग्लोकोमा के, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट में हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट भी आता है। मेडिकल में लोकल और सिस्टेमिक, और मेडिकल के अलावा हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आता है। मेडिकल में अगर लोकल के ऊपर आए तो लोकल में हमारे पास 5 तरह की ड्रग्स यूज़ करते हैं, 5 तरह के ग्रुप्स यूज़ करते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं आपको ये पता होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट्स देख लिए। फिर बीटा ब्लॉकर्स पे आ गए। बीटा ब्लॉकर्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है। ठीक है, ये बाइफेजिक दोनों एक्ट करते हैं। एड्रीनर्जिक जो है तो अल्फा भी होंगे और बीटा भी होंगे, तो इनमें से अल्फा क्या करवाता है और बीटा क्या करवाता है ये पता होना चाहिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग्स हैं, मोड ऑफ एक्शन है, इसका साइड इफेक्ट है। प्रोस्टाग्लैंडिन वाले ड्रग्स हैं, उनका साइड इफेक्ट है, उनका मोड ऑफ एक्शन है। फिर आ जाते हैं सिस्टेमिक के ऊपर। सिस्टेमिक में हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं, हाइपर ऑस्मोलर एजेंट्स में मैनिटोल है, ठीक है, और रीकेंट ए ड्रग्स के अंदर में मेंटीन है। और इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो ये 3 है कि रीनल स्टोन्स बनते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। और बाकी जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसमें ये वाले जो 3 ट्रीटमेंट्स हैं वो हो गए हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कवर हो जाता है। आपने इसके एमसीक्यू पॉइंट्स लाजमी कर लेने हैं, और इन दी एंड आपने एक दफ़ा जो है इसका ये वाला टेबल जो है वो लाजमी देख लेना है। और ये छोटी छोटी बातें हैं कि एस्मोलॉल को थायराइड स्टॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, या छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं जो आप जब ये पढ़ेंगे ना तो पढ़ते हुए आप इन चीज़ों को पिक करेंगे, तो आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।